चलिए आज के टॉपिक को शुरू करें हम लोग। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था के एजेंट पढ़ा था और उस अर्थव्यवस्था के एजेंट में हमने पढ़ा था कि 3 एजेंट होते हैं अर्थव्यवस्था के। सरकार होती है, परिवार होता है, फर्म या कंपनी होती है। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं। उसके बाद हमने कारक लागत पर बात की थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे कि बाजार मूल्य क्या होता है। बाजार मूल्य पर हमें बात करनी है। आसान सा टॉपिक है। अगर आपको कारक लागत समझ में आया है, साधन लागत समझ में आया है, तो आप ये टॉपिक बहुत आराम से समझ सकते हैं। कारक लागत में क्या बताया गया था आपको? कारक लागत में आपको बताया गया था कि उद्यम वस्तु और सेवा के उत्पादन में कारकों पर जो खर्च करता है, आपको बताया गया ना कि 4 कारक होते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर पे पूंजी, फिर भूमि, फिर श्रमिक, उसके बाद उद्यमी। ये 4 कारकों पर कोई उद्यम जितना खर्च करता है, किस लिए? वस्तु या सेवा के उत्पादन करने के लिए जितना खर्च करता है ना, उसी खर्च को हम लोग कहते हैं साधन लागत या कारक लागत। अभी हमें पढ़ना है बाजार मूल्य क्या होता है। बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जिस मूल्य पर मार्केट में आप अपने वस्तु या सेवा को बेचेंगे। बात समझ में आई? ठीक। यानी बाजार मूल्य में हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु और सेवा को मार्केट में जब हम बेचते हैं तो उस टाइम में हमें जो भी पैसा मिलेगा वो वैल्यू कहलाता है मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य कहलाता है। स्पष्ट हुआ? अब बाजार मूल्य कैसे निकाला जाता है, इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा कि वह मूल्य जिस पर वस्तु या सेवा का विक्रय किया जाता है। ठीक। वह मूल्य जिस पर वस्तु या सेवा का विक्रय किया जाएगा वह कहलाता है बाजार मूल्य। स्पष्ट हुआ? बाजार मूल्य कैसे निकाला जाता है या कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। बाजार मूल्य बराबर किसी भी वस्तु को या सेवा को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें ऐड क्या होगा? कारक लागत। उसको बनाने में जितना खर्च आया सबसे पहले वो लगेगा, जिसे आप लोग कारक लागत बोलेंगे या साधन लागत बोलेंगे। उसके बाद सरकार उस प्रोडक्ट पर जितना टैक्स लगाएगी, आप उस टैक्स को इंक्लूड करेंगे तो प्लस कर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार प्रोडक्ट पर या फिर सेवाओं पर कुछ सब्सिडी दे देती है, कुछ छूट दे देती है, तो वो छूट एक्चुअल में कारक लागत और कर वाले दामों से कुछ कम करके होता है। तो इस वजह से इसमें से हम सब्सिडी घटाते हैं। ठीक। तो बाजार मूल्य का फॉर्मूला तैयार होता है कारक लागत प्लस कर माइनस सब्सिडी। यहां तक की बात समझ में आई? अब बाजार मूल्य वाले ही टॉपिक से 2 हमारे सामने नए टॉपिक निकल के आए हैं। एक का नाम है कर और दूसरे का नाम है सब्सिडी। इसका मतलब हुआ कि अब हमें सब्सिडी समझनी है और कर पर बात करनी है। स्पष्ट है बाजार मूल्य के बारे में? बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु या सेवा का विक्रय किया जाता है। बाजार मूल्य कैसे निकाला जाता है? बाजार मूल्य निकालने के लिए आपने जिस भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया है उसमें आप कारक लागत को जोड़ दीजिए, फिर उस वस्तु या सेवा पर जितना सरकार टैक्स इंक्लूड करती है आप उसको ऐड कर दीजिए। यदि सरकार द्वारा उसमें कुछ सब्सिडी दी जाती है तो सब्सिडी माइनस कर दी जाती है। बात समझ में? स्पष्ट है? ठीक। ये सब्सिडी माइनस क्यों की जाती है? तो सब्सिडी माइनस इसलिए की जाती है, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई, एक्स फैक्ट्री लगाई। अब इस एक्स फैक्ट्री से आप मान लेते हैं वाई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर इस वाई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो 2 चीजें इसमें से तो एकदम तय है। पहला, वाई प्रोडक्ट के निर्माण करने में कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट होंगे, जिसे आप कारक लागत कहेंगे। लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहेंगे तो सरकार उस पर कुछ ना कुछ टैक्स ऐड करेगी, तो इसमें आप टैक्स ऐड कर देंगे, टैक्स ऐड करेंगे ना। अब टैक्स का पैसा आप अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे,
कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें आपको कुछ मुनाफा होगा ही नहीं। इसीलिए जो सरकार टैक्स लगाती है वो टैक्स हम अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, क्योंकि वो भी जो टैक्स है वो टैक्स भी आप कारक लागत के रूप में रख सकते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन अब मान लेते हैं सरकार ने कहा कि ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ये प्रोडक्ट कल्याणकारी प्रोडक्ट है, लोगों के लिए बड़ा जीवनदायी प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट का अगर टैक्स हम लगा रहे हैं तो टैक्स लगाने से मान लो इसका प्राइस इतना बढ़ जा रहा है कि ये लोगों के लिए थोड़ा आसान नहीं होगा खरीदना, अफोर्ड कर पाना। अब सरकार ने कहा हम एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट पर हम आपको 1 रुपए की या 2 रुपए की कुछ छूट दे देते हैं। अब ये जो छूट दी गई है ना, ये है सब्सिडी। ये क्या है? सब्सिडी। अब ये 1 रुपए की छूट जब देंगे हम लोग तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कारक लागत आया था 10 रुपए, भारत सरकार ने उस पर टैक्स लगाया 2 रुपया, तो ओवरऑल ये हो गया पूरे का पूरा 12 रुपए। मान लेते हैं 12 रुपए की स्थिति ऐसी है कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब सरकार ने इसको सुविधाजनक बनाने के लिए कहा कि देखो ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए अगर तुम अपना कारक लागत कम कर पाओ तो ठीक है। मालिक ने बोला नहीं हो पाएगा, तो सरकार ने कहा कि भाई बात ऐसी कि इतने में तो लोग कंफर्ट नहीं हो पाएंगे इसको खरीदने के लिए, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करो, ये चीज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की जिंदगी के लिए, हम आपको इसमें 1 रुपए सब्सिडी दे देते हैं। तो अगर आप इसमें 1 रुपए सब्सिडी दे देंगे, भारत सरकार दे देगा, तो अब इसका मूल्य हो जाएगा 11 रुपए। बात समझ आ रही? ठीक, इसी वजह से सब्सिडी को घटाया जाता है। यहां तक कि मामला एकदम स्पष्ट। अब इसके बाद हम समझेंगे कि कर और सब्सिडी क्या होता है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कर और सब्सिडी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कर, टैक्स। कर क्या होता है? देखो, कर एक अंशदान होता है। कर क्या है? एक अंशदान। अंशदान का मतलब एक हिस्से का दान, अपनी कमाई के एक हिस्से का दान अंशदान होता है। और ये अंशदान करता कौन है? तो ये अंशदान जनता करती है। और जनता किसको करती है? जनता सरकार को करती है। ठीक है, जनता किसे करेगी? सरकार। बात समझ गए? ठीक। और सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत अगर कुछ होता है तो वो टैक्स होता है, कर होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? टैक्स क्या है? टैक्स एक अंशदान है जो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है। सरकार के आय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? टैक्स होता है। टैक्स पर अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। टैक्स का पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष कर। टैक्स का जो दूसरा प्रकार होता है ये होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक, अब हमें समझना है प्रत्यक्ष कर के बारे में और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है जो किसी व्यक्ति पर या किसी कंपनी पर लगाया जाएगा। ठीक है, उसके पर ईयर जितना वो इनकम करता है उस इनकम पर एक्चुअल में जो लगाया जाता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, तो प्रत्यक्ष कर के डेफिनेशन में हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के सालाना आय पर लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है सरकार की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष। क्लियर हो यहां तक? प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी की जो पर ईयर इनकम होती है उस पर ईयर इनकम पर लगाई जाती है। स्पष्ट है यहां तक? ठीक, जैसे अगर प्रत्यक्ष कर के हम उदाहरण के बारे में बात करें तो जैसे होता है निगम कर, जैसे निगम कर या जैसे आयकर। ठीक, ये सब प्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब एकदम स्पष्ट हो गया आपको? प्रत्यक्ष कर का मतलब वह कर जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप में सरकार के द्वारा उसके पर ईयर जितना भी वो इनकम करेगा उस इनकम पर आरोपित होगा, उसे हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष कर।
स्पष्ट। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर का मामला क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होगा जो किसी वस्तु या सेवा पर आरोपित होगा। अप्रत्यक्ष कर वह कर होगा जो किसी वस्तु पर लगाया जाएगा या किसी सेवा पर आरोपित होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो वह कर जो किसी वस्तु या सेवा पर आरोपित होता है उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी। जीएसटी बात समझ में आई? जीएसटी क्या है? अब जीएसटी पर हम आगे बात करेंगे। अब एक जो सबसे गहरी बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो प्रत्यक्ष कर होता है ये वाला, इसमें दायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। अब ये क्या बात है, दायित्व का हस्तांतरण होना ना हो, ठीक, लेकिन ये जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होता है, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण नहीं सिर्फ होता है, हस्तांतरण होता है। जबकि प्रत्यक्ष कर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या है, बहुत सामान्य सा मतलब है। अगर प्रत्यक्ष कर किसी की सालाना आय पर लगाया गया है तो वह प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया गया उसी को चुकाना पड़ेगा। इसे कहते हैं कि दायित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। प्रत्यक्ष कर जिसके सर पर लग गया है उसी को चुकाना है, वो अपने दायित्व से हट नहीं सकता है। बात समझ में? जैसे मैं पर मंथ पर ईयर जितना इनकम मेरा होगा उस इनकम के हिसाब से जो सरकार मुझ पर टैक्स आरोपित करेगी वो मुझे ही चुकाना है, मैं किसी के थ्रू उसको नहीं चुका सकता हूं। तो यहां दायित्व का हस्तांतरण नहीं है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई वस्तु बनी, मान लेते हैं एक पैकेट चिप्स का बना। अब चिप्स का ये जो पैकेट बना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, चिप्स के इस पैकेट में मान लेते हैं कारक लागत हुआ 3 रुपए, मान लेते हैं एक पैकेट पर, और इस पर जो सरकार ने टैक्स आरोपित किया वो किया 2 रुपए का, ठीक है। अब इसका ओवरऑल, और अगर सब्सिडी नहीं है इसका तो ओवरऑल जो कुल इसका बाजार मूल्य बनेगा वो 5 रुपए बनेगा। अगर कोई सब्सिडी है तो उसमें से सब्सिडी माइनस हो जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसका बाजार मूल्य बना 5 रुपए। अब ये जो 2 रुपए टैक्स लगा है ना, ये एक्चुअल में लगा किस पे है? कंपनी पे। ये 2 रुपए टैक्स किस पे लगा है? कंपनी पे। लेकिन इसको चुकाता कौन है? जो उपभोक्ता होता है, जो कस्टमर होता है। बात समझ में? ये जो कस्टमर होते हैं ये 2 रुपए वो चुकाते हैं। इसी वजह से इन सब पैकेट्स पर आप देखते होंगे लिखा होता है कि एमआरपी इतना इंक्लूडेड विथ ऑल टैक्सेस। तो यहाँ पे लगा कंपनी पर है लेकिन चुका कोई और रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने दायित्व को हस्तांतरित कर देती है, किसी और पर थोप देती है। स्पष्ट हुआ? ठीक। तो प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो किसी कंपनी या किसी व्यक्ति की सालाना आय पर लगता है, और इसमें जिस पर टैक्स लग जाएगा उसी को चुकाना होगा, वो अपने दायित्व को किसी और पर हस्तांतरित नहीं कर सकता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर का जो मामला होता है ये एक ऐसा कर होगा जो किसी वस्तु पर या सेवा पर आरोपित किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, और ये दायित्व का हस्तांतरण होता है इसमें। यहाँ तक एकदम स्पष्ट? ठीक। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, उस अगले टॉपिक में हमें बात करना है सब्सिडी पर। तो सब्सिडी भी 2 प्रकार की होगी। ये टैक्स था, अभी सब्सिडी पर बात करेंगे, और सब्सिडी भी 2 प्रकार की होगी। सब्सिडी समझते हैं। सब्सिडी, सब्सिडी क्या है? तो सब्सिडी भी एक सहायकी दान है, ठीक है। इसे एक्चुअली में सहायकी कहा भी जाता है, इसे सहायकी भी कहा जाता है। एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है, उपदान, ठीक है। सब्सिडी ये है क्या? अगर हम सब्सिडी के बारे में बात करें तो ये एक सहायकी है, एक उपदान है जो आर्थिक रूप में की जाती है।
ये आर्थिक सहायता होती है। बात समझ में? और ये इसमें होता क्या है, इसमें सरकार किसी लक्षित ग्रुप को, किसी टारगेटेड ग्रुप को, है ना, कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता देती है। अब ये टारगेट ग्रुप क्या हो सकता है, ये लक्षित वर्ग कौन कौन से लोग हो सकते हैं? तो लक्षित वर्ग हो सकता है किसान हो कोई, ठीक, लक्षित वर्ग हो सकता है कोई गरीब समूह हो, ठीक, लक्षित वर्ग में हो सकता है कोई किसान या कोई उत्पादक वर्ग हो सकता है, उत्पादक वर्ग हो सकता है, किसान वर्ग हो सकता है, गरीब वर्ग हो सकता है। तो ये लक्षित हो सकते हैं, टारगेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्सिडी, जिसे आर्थिक सहायता या आर्थिक योगदान भी कहा जाता है, यह एक प्रकार की आर्थिक सहायता है। ये आर्थिक सहायता कौन देता है? सरकार देता है। किसे देता है? किसी लक्षित वर्ग को देता है। स्पष्ट हुआ यहाँ पे? लक्षित वर्ग का मतलब क्या? सरकार जिसको भी टारगेट करेगी, जैसे किसान को टारगेट कर सकती है, जैसे वो गरीबों को टारगेट कर सकती है, जैसे, अच्छा एक एग्जांपल समझे तो आप बात समझ जाएंगे। आप देखे होंगे कि किसान सम्मान निधि में एक फंड आपको हर पहले महीने था, अभी वो हर 6 महीने पे हो गया, ऐसा कुछ सीन है उसका। तो ये जो किसानों को पैसा मिल रहा है, ये सब्सिडी है जो सरकार को एक लक्षित वर्ग यानी किसान वर्ग को दे रहा है। बात समझ रहे? तो ये जो सब्सिडी होता है, ये एक आर्थिक सहायता है जो सरकार किसी लक्षित वर्ग को देती है। स्पष्ट यहाँ पर? अब ये जो सब्सिडी होती है ना, ये सब्सिडी भी 2 प्रकार की है। सब्सिडी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सब्सिडी का जो पहला प्रकार होता है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी। जो दूसरा होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष सब्सिडी। अप्रत्यक्ष सब्सिडी, ये 2 प्रकार की सब्सिडी होते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष सब्सिडी के बारे में बात करें, तो प्रत्यक्ष सब्सिडी एक ऐसी सब्सिडी होती है जो लाभार्थी को, यानी जिसे मिल रहा हो, लाभार्थी को प्रत्यक्ष तौर पर नगद रूप में दिया जाता है। बात समझ गए? ठीक, लाभार्थी को प्रत्यक्ष रूप में नगद दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष सब्सिडी। जैसे इसके एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे एमएसपी हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, जैसे हो गया किसानों को जो सम्मान निधि मिलता है वो पैसा हो गया, या पीएम किसान योजना जिसे कहेंगे, एमएसपी या पीएम किसान योजना, इसके थ्रू किसानों को मिलने वाला पैसा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें इन योजनाओं में लाभार्थी को नगद पैसे मिलते हैं, और नगद पैसे सरकार के द्वारा अगर इन वर्गों को मिल रहा है तो हम कहेंगे ये प्रत्यक्ष सब्सिडी, डायरेक्ट तौर पर दिया जाने वाला सब्सिडी। बात समझ में आ गई इतनी? एकदम ठीक है। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? प्रत्यक्ष सब्सिडी वह सब्सिडी होती है जो लाभार्थियों को प्रत्यक्ष तौर पर नकद के रूप में पैसे मिलते हैं। जैसे अपना एमएसपी है, पीएम किसान योजना है। हम योजनाओं पर भी आगे बात करेंगे, एमएसपी क्या है उस पर भी बात करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल था जीएसटी, हम जीएसटी पर भी बात करेंगे, पर टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी स्पष्ट हो गई। अब अगर हम बात करें कि आप प्रत्यक्ष सब्सिडी, जैसे देखो अप्रत्यक्ष सब्सिडी में प्रत्यक्ष तौर पर पैसे तो नहीं दिए जाते, लेकिन यहां जो लाभार्थी होगा, लाभार्थी को किसी वस्तु या सेवा में उसका मूल्य कम करके उनको ये वस्तु या सेवा अवेलेबल करा दी जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी। इसका मतलब, इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी वह सब्सिडी है जहां वस्तु या सेवा के मूल्य को कम करके ये वस्तु या सेवा अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक। जैसे राशन की दुकानों पर जो लोगों को राशन मिलता है वो उतना सस्ता तो मिलता नहीं है। अदर दुकानों पर अगर आप राशन खरीदने जाएंगे, चावल गेहूं लेने जाएंगे, तो उतना सस्ता तो नहीं मिलता ना, हाँ महंगा मिलता है। लेकिन अगर आप राशन की दुकान पर जाएंगे, कोटे पर जाएंगे, तो आपको कोटे पर ये जो वस्तु मिलेगी, ये वस्तु काफी सस्ती मिलती है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने इस वस्तु में सब्सिडी दी है, और ये सब्सिडी लाभार्थी को डायरेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि वस्तु और सेवा में कम दाम करके वो वस्तु और सेवा अवेलेबल करा के दी जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी। बात समझ में आई इतनी? ठीक।
तो ये था प्रत्यक्ष सब्सिडी और ये है अप्रत्यक्ष सब्सिडी। ठीक, अब इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है ये है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये मूलभूत अवधारणा ही चल रही है। अभी मूलभूत अवधारणा समाप्त नहीं हुआ है। जब मूलभूत अवधारणा समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जितने भी पीटी के सवाल अब तक के जितने भी सवाल आए हुए हैं हम सभी एक एक सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने मेंस के सवाल हैं सभी मेंस के सवालों पर एक बार उनके आंसर फॉर्मेटिंग पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो इन प्रकारों को बताने के लिए सबसे पहले आपको 3 प्रश्न समझ लेने हैं। उन्हीं 3 प्रश्नों के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है ये अपने प्रकारों को अच्छे से डिफाइन कर पाती है। ठीक, बेसिकली अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होंगे, ये पहला होता है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होंगे, इसका एक होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो दूसरा होगा, इसे हम लोग एक को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, ये ध्यान रखना कि ये जो अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार है ना, इन प्रकारों को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ प्रश्न समझने होंगे। उन्हीं प्रश्नों के बेसिस पर ये डिफाइन होते हैं। तो ये हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इनकी परिभाषाएं क्या क्या है, उसके लिए सबसे पहले आप समझ लो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख प्रश्न क्या क्या है। ये प्रश्न मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि आप इनके डेफिनेशन को जब मैं समझाऊं तो आप बात समझ पाए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 सबसे प्रमुख प्रश्न जो होते हैं वो ये होते हैं। पहला कि किसका उत्पादन करना, यानी क्या उत्पादन करना है। क्या उत्पादन मीन्स किस वस्तु या किस सेवा का उत्पादन करना है, पहला प्रश्न ये होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जो दूसरा होता है वो ये होता है कितना उत्पादन करना है। बात समझ में? ठीक, और अगर उत्पादन करेंगे तो इसका बाजार मूल्य कैसे निर्धारित होगा। ये 3 प्रश्न किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे मेजर प्रश्न होते हैं। बात समझ में? किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, किस वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, कितना करना है, उनका बाजार मूल्य क्या होगा। ये 3 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर। अब आप समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगी। ठीक, देखिए अगर हम यहां बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, अगर इन तीनों प्रश्नों का जवाब, इन तीनों प्रश्नों का यदि जवाब या तीनों प्रश्नों का निर्धारण अगर बाजार की शक्ति द्वारा किया जाता हो, मार्केट वैल्यू के आधार पर इनको तीनों का निर्धारण किया जाता हो। आप बात समझिए, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट निर्धारित करे कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना, उसका बाजार मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक, किसी निजी कंपनी के द्वारा या जो बाजार है उस बाजार के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। बात समझ में? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अगर इन तीनों बातों का निर्धारण, इनका निर्धारण कि क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, उसका बाजार मूल्य कितना होगा, अगर इन तीनों प्रश्नों का निर्धारण निजी कंपनी करे, कौन करे? निजी कंपनी करे या बाजार की शक्ति करे, बाजार की शक्ति करे, अगर इनके द्वारा इनका निर्धारण हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो अपनी अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
बात समझ में आ रही है? ठीक। और यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार की भूमिका है बहुत कम होती है, यानी हम कहेंगे कि यहाँ सरकार की भूमिका बहुत न्यून होती है, सरकार की भूमिका बहुत ही कम होती है, क्योंकि इन सब का निर्धारण केवल निजी कंपनियों और बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है कि नहीं नहीं आपको इतना ही उत्पादन करना है, आपका बाजार मूल्य इतना ही होना चाहिए, आपको यही करना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती इन सब कामों को करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक। अब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन तीनों प्रश्नों का निर्धारण सरकार द्वारा होगा। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसका बाजार मूल्य क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगा। और यार निजी क्षेत्र और बाजार की भूमिका बहुत कम होती है। अगर हम इस फील्ड में बात करें तो यहाँ जो निजी क्षेत्र होगा, निजी क्षेत्र मानी निजी कंपनी, निजी क्षेत्र या बाजार की जो भूमिका होगी बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें बाजार की भूमिका बहुत कम होती है, यानी ज्यादा हस्तक्षेप कौन करेगा? सरकार करेगा। सरकार निर्धारित करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि आपको क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, उसका बाजार मूल्य क्या होगा। इन तीन प्रश्नों का निर्धारण यदि सरकार के द्वारा हो रहा है तो ध्यान रखना है ये अर्थव्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, शायद आप इसका मतलब अब निकाल लेंगे बहुत आराम से, कि जहां पे इन तीनों प्रश्नों का निर्धारण सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा मिल करके होता है या बाजार के द्वारा मिल करके होता है। निजी क्षेत्र का मतलब बहुत लोग नहीं लेना है, निजी क्षेत्र मतलब निजी कंपनी। अगर इन तीनों का निर्धारण, तीनों प्रश्नों का निर्धारण कौन कर रहा है? निजी कंपनी या बाजार, और इसके साथ सरकार मिल करके अगर ये तीनों बातों का निर्धारण कर रही है तो हम कहेंगे ये जो अर्थव्यवस्था होगी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। कैसी अर्थव्यवस्था होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका उदाहरण भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो आप देखते हैं ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। देखिए जो 1948 की बात अगर हम करें तो 1948 में सबसे पहले औद्योगिक नीति को अगर किसी ने हमारे सामने रखा था, उसकी जो रूपरेखा थी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था 1948 में। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, औद्योगिक नीति के बारे में सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी रूपरेखा हमारे सामने रखी थी, और इसी रूपरेखा से हमारे सामने पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये हमारे सामने पहली बार कब आया? 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो नीति थी, औद्योगिक नीति, इसी में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा जहां पे क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, बाजार मूल्य क्या होगा, इसका निर्धारण या तो कंपनी करेगी या बाजार करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। वहां पे सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? वह अर्थव्यवस्था जहां पे क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसका बाजार मूल्य क्या होगा, इन सब बातों का निर्धारण सरकार करती है। यहाँ पे निजी कंपनी और जो बाजार होता है इनकी भूमिका बहुत कम होती है। बात समझ में आई?
ठीक है। अगर हम बात करें क्या नाम है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होगी जहां पर किस वस्तु का किस सेवा का उत्पादन करना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसका बाजार मूल्य कितना होना चाहिए। अगर इसका निर्धारण बाजार, निजी कंपनी और सरकार मिल करके करती है तो हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लिए, तो 1948 में हमारे सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का लाया हुआ एक औद्योगिक नीति था जिसमें यूज किया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इनमें एक तुलना समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में और सामाजिक अर्थव्यवस्था में, कि इन अर्थव्यवस्थाओं का क्या उद्देश्य है, इनके क्या लाभ है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो देखो एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इनकी उत्पादन कारक के स्वामित्व पर, उत्पादन कारक पर स्वामित्व, या सीधा हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होता है। ठीक, तो ध्यान रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व होता है निजी कंपनी का, निजी कंपनी का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि निजी कंपनी डिसाइड करेगी अपनी कंपनी के लिए पॉलिसीज, वो डिसाइड करेगी कि मैं बाजार मूल्य कितना रखूंगा, वो खुद कंपनी डिसाइड करेगी। बात समझ में आ रही है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसके हाथ में होता है, निजी कंपनी। जबकि समाजवादी में अगर हम बात करें तो किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। ठीक, तो समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था है तो उस अर्थव्यवस्था का स्वामित्व सरकार के हाथ में होगा। बात समझ में आई। अगर हम मिश्रित में बात करें तो यहां निजी कंपनी प्लस सरकार दोनों के हाथ में होगा। स्पष्ट है यहां तक। अगर हम इनके उद्देश्यों के बारे में बात करें कि पूंजीवादी कंपनी है तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो ध्यान रखना है पूंजीवादी कंपनी का उद्देश्य होता है सीधा सीधा लाभ। वहीं अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है ये है लोक कल्याण, यानी लोगों का कल्याण करना। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य है, तो इसका लाभ भी कमाना एक उद्देश्य होता है और लोक कल्याण भी, यानी इसका उद्देश्य दोनों। ठीक, अगर अब हम बात करें कि सरकार का हस्तक्षेप कहाँ कैसे है या सरकार का भूमिका कहाँ पे कैसी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि सरकार की भूमिका जो बहुत न्यून है, बहुत कम है। बस समझ में आ रही है। ठीक, जबकि समाजवादी में सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे स्वामित्व निजी कंपनी के हाथ में, तो सरकार की भूमिका वैसे भी कम हो जानी है, टैक्स वगैरह सरकार केवल लगाएगी। जबकि समाजवादी में स्वामित्व ही सरकार के हाथ में है तो सरकार की भूमिका यहाँ ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी ध्यान रखना है कि सरकार की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसकी भूमिका ज्यादा, सरकार की भूमिका ज्यादा। स्पष्ट यहां तक। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कि ये समाजवादी लोग संसाधनों पर अपनी निर्भरता कैसे रखते हैं। ठीक, तो संसाधनों का दोहन ये लोग कैसे करेंगे। देखो, जो अर्थव्यवस्था लाभ पर टिकेगी, स्वाभाविक सी बात है वो संसाधनों का दोहन ज्यादा करेगी। जिसका उद्देश्य लोक कल्याण जैसे काम करने हैं वो संसाधनों का दोहन कम करेगा, क्योंकि उसे लोक कल्याण करना, और लोक कल्याण में ये भी शामिल है कि लोगों का जो संसाधन है ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सेफ बचे, है ना। इसीलिए समाजवादी लोग संसाधनों का दोहन कम करते हैं। ठीक,
मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका जो उद्देश्य है लाभ कमाना भी है, लोक कल्याण कार्यक्रमों पर भी इसका योगदान है। इस वजह से ये संसाधनों का दोहन कम करेगी। अगर ये संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा करने लगी तो ये लोक कल्याण जैसे अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटकने लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा क्रिएट करता है, प्रदूषण ज्यादा कौन क्रिएट करेगा? आप बताओ। निजी कंपनी है, निजी कंपनी का उद्देश्य है बहुत ज्यादा लाभ कमाना, तो इसका मतलब वो संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा करेगा। अगर संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा कर रहा है तो वो प्रदूषण स्वाभाविक सी बात है बहुत ज्यादा करेगा। ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो यह अर्थव्यवस्था जो अपना उद्देश्य रखती है वो लोक कल्याण रखती है। लोक कल्याण, अगर ये प्रदूषण ज्यादा करने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोक कल्याण तो कर नहीं रहे, क्योंकि प्रदूषण ज्यादा करने से लोक कल्याण पर तो नुकसान है ना, लोक कल्याण का तो एंटी बात हो गई। इसीलिए प्रदूषण ये लोग बहुत कम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोर में भी कहा दिखाई दे रहा है लोक कल्याण, दोनों है ना इसका उद्देश्य। तो लोक कल्याण में ये बात तो शामिल होगी ना कि लोगों को एक स्वच्छ वातावरण दे सके। अगर ये लोक कल्याण करने के लिए उनका एनवायरनमेंट ही बहुत दूषित कर देंगे तो लोक कल्याण कर कहाँ पाए पूरी तरीके से। इसी वजह से यहाँ पे भी प्रदूषण की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? एकदम स्पष्ट है। इसके बाद अब हमें थोड़ा सा समझना है कि अर्थव्यवस्था के और टाइप्स क्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था का कुछ प्रकार होता है, जैसे खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अब हमें इन पर बात करनी है कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अगला टॉपिक, खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था। चलो देखो, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा आयात और निर्यात जान लेना होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप आयात निर्यात समझ पाएंगे तब आप समझ पाएंगे खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं निर्यात किसे कहते हैं। अगर हमने किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन अपने देश में किया है और इसको अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर ले जाकर के कहीं विक्रय कर रहे हैं तो उसे निर्यात कहा जाता है। ठीक, तो निर्यात का मतलब किसी वस्तु या सेवा का विक्रय करना। विक्रय कहां पे करना? अपने भौगोलिक सीमा के बाहर, अपने देश की भौगोलिक सीमा के बाहर विक्रय करना निर्यात कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक। आयात क्या होता है? अगर कोई वस्तु है या कोई सेवा है, हम वस्तु या सेवा को विदेशों से अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर खरीद करके अगर लाते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये होता है आयात और निर्यात। अब यहाँ हम समझना होगा कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था क्या है, अब आपको समझ में आएगी। तो इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। ठीक है।